आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और हेल्थ भी आप लोगों की बढ़िया होगी और पुरानी क्लासेस को भी आप लोग देख रहे होंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जैसा कि आप लोग जानते हैं सीरीज़ चल रही है हमारी अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह उनके ऑथर हैं। तो इस बुक के हम लोग चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। लॉजिकली टेंसेस को हम कवर कर चुके हैं, प्रोनाउंस को कवर कर चुके हैं। आज बारी है नाउन्स एंड नंबर्स की। सेशन नंबर 3 है, 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। कोई भी नया बच्चा है, आप में से कोई भी न्यू स्टूडेंट है जिसने कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के पढ़ा चुका हूँ लॉजिकल तरीके से, तो आप कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ लीजिए। पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, आज ये साथ साथ हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है सर। चलिए जी, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल गई थी ना, उम्मीद करता हूँ मिल ही जाती होगी। तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं पहले ही डलवा देता हूँ पीडीएफ। शुरुआत करते हैं नाउन्स की। नाउन्स एंड नंबर्स बेसिकली हम लोग डील कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, वन ऑफ हर farmers belief was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses. Lapses बेसिकली हम लोग फेलियर को बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बिलीफ हैं, मजबूत बिलीफ हैं, उनमें से एक की बात हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वन ऑफ लिखा दिखाई, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है बेटा प्लूरल होता है। वन ऑफ द बॉय नहीं होता, वन ऑफ द बॉयज़ होता है। वन ऑफ द टीचर नहीं होता है, वन ऑफ द टीचर्स होता है। ऐसा इसलिए होता है, आप लोगों को बताया था कि ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन का काम करता है, और जब भी सिलेक्शन की बात आती है, सिलेक्शन हमेशा एक से ज़्यादा में से ही होता है, प्लूरल में से ही होता है। एक में से एक कभी थोड़ी कह सकते हैं। एक में से एक बिलीफ कैसे हो सकता है, बहुत सारे बिलीव्स हैं, उसमें से एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन आपका प्लूरल आना चाहिए। बिलीफ यहाँ पे सिंगुलर है, इसे प्लूरल बना दीजिए, बिलीव्स हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ। एक वर्ड होता है बिलीफ, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, और एक वर्ड होता है बिलीव। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बिलीव वाली वर्ब होती है और बिलीफ वाला आपका नाउन होता है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, और बिलीव का मतलब विश्वास करना। यस और नो। जैसे एडवाइज और एडवाइस सीई वाला नाउन होता है, एसई वाला वर्ब होता है, ऐसे ये वीई वाला वर्ब होता है, ईएफ वाला नाउन होता है। इसलिए यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, तभी एस लगाया, प्लूरल बनाया है। क्लियर। दूसरी बात, एक यहाँ पे और टर्म सिखानी है, विद अ व्यू टू। ये एक फ्रेज होता है, विद अ व्यू टू। इसी की तरह और भी फ्रेज होते हैं, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, सुना होंगे आपने। इनमें जो टू होता है ना, ये प्रेपोजिशन होता है, इनके बाद कभी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में नहीं होती, आईएनजी फॉर्म में होती है, जिसे हम जेरेंड कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर यहाँ मेक क्यों नहीं किया टू के बाद, क्योंकि वो इन्फिनेटिव नहीं है, वो प्रेपोजिशन है, ठीक है सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, सेम बात है। वन ऑफ के बाद बेटा नाउन प्रोनाउन प्लूरल लगाते हैं। कॉन्वर्सेशन सिंगुलर है, कॉन्वर्सेशंस करेंगे। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट conversations she informed me that she had lost her husband in a bus accident. Clear? थर्ड क्वेश्चन है, ऑल द गर्ल स्टूडेंट। आपको याद होगा ये कंपाउंड नाउन वाला स्ट्रक्चर है। जब दो नाउन मिलके एक ही शब्द का काम करते हैं, तो पहले वाला नाउन होता तो नाउन है, सेंस एडजेक्टिव का दे रहा होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस पर कभी SEIS नहीं लगाते। जैसे बॉय फ्रेंड, बॉय भी नाउन है, फ्रेंड भी नाउन है। गर्ल फ्रेंड, गर्ल भी नाउन है, फ्रेंड भी नाउन है। अब गर्लफ्रेंड का प्लूरल बनाना, गर्ल फ्रेंड्स बनेगा ना, बॉय फ्रेंड्स बनता है ना। ऐसे ही गर्ल स्टूडेंट, गर्ल भी नाउन है, स्टूडेंट भी नाउन है, प्लूरल बनाना गर्ल स्टूडेंट्स बनेगा ना, गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज। देखो यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत थी तो SE लिखा हुआ है, CED कर देगा तो गलत हो जाएगा एडवाइज में आखिरी में, क्योंकि वो नाउन होता है, उसमें कभी ED नहीं लगता है। क्लियर। चलें, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अलग से आपको सिखाना चाहूँगा, शायद मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में नहीं बताया है ना। एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को पता है कि मैन का क्या मीनिंग होता है? बेसिकली मैन के दो मीनिंग होते हैं, अगर आप लोग जानते हो तो। ये मैन के सर दो मीनिंग कौन कौन से होते हैं? एक तो मैन का मतलब होता है मेल, यस और नो, और एक मैन का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। ये दो मीनिंग होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, उम्मीद करता हूँ जानते ही होंगे, बेसिक सी बात है। जब कभी भी मैन का मतलब मेल होता है, क्या होता है? मेल, तो इसका जो सिंगुलर होता है वो कैसे बनता है, और जो प्लूरल होता है वो कैसे बनता है? जब मैन का मीनिंग मेल होता है तो उसका जो सिंगुलर होता है वो MAN ही होता है, और जो प्लूरल होता है वो MEN होता है, अगर आपने सुना हो तो। लेकिन जब मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग होता है, तो चाहे आप सिंगुलर की बात करें चाहे आप प्लूरल की बात करें, मैन मैन ही रहता है। इंसान के कॉन्टेक्स्ट में मैन मैन ही रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है।
अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये बात क्यों बताई, वैसे उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने मैं 2 टर्म लिख रहा हूँ, बड़े प्यार से उसको देखना। मैंने कहा कि यहाँ पे मैन सर्वेंट, ठीक है, एक टर्म लिखा मैन सर्वेंट। फिर यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा विमेन सर्वेंट, विमेन सर्वेंट। क्लियर है? ऐसे मैन डॉक्टर, मैन टीचर, है ना, वुमेन डॉक्टर, वुमेन टीचर बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक टर्म और लिखा मैन हेटर। बड़े प्यार से समझना, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताएंगे ऊपर वाले मैन और वुमेन में और नीचे वाले मैन में क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। ऊपर वाले मैन और वुमेन का मतलब मेल और फीमेल से रिलेटेड है। यहाँ पे जो सर्वेंट है वो मेल है, पुरुष है। यहाँ पे जो सर्वेंट है वो फीमेल है, महिला है। ध्यान से देखो ना, जो सर्वेंट है वो यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे जो सर्वेंट है वो औरत है। यहाँ पे आदमी और औरत का सेंस आ रहा है, लेकिन नीचे वाले मैन से आदमी का कुछ सेंस नहीं आ रहा। मतलब जेंडर की बात नहीं हो रही, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है कि इंसान से नफरत करने वाला, ह्यूमन बीइंग से नफरत करने वाला। तो इस केस में जब भी ऐसे टर्म्स का प्लूरल बनाया जाता है ना, तो ऊपर वाले का जब प्लूरल बनाते हैं तो MAN को MEN लिखते हैं, क्योंकि इसका भी प्लूरल बनता है और सर्वेंट का भी प्लूरल बनता है सर्वेंट्स, MEN सर्वेंट्स। ऐसे विमेन का प्लूरल क्या बनता है? WOMEN विमेन, और फिर हम आगे लिखते हैं सर्वेंट्स। दोनों का प्लूरल बनाते हैं कब? जब आपको मेल और फीमेल का सेंस आ रहा हो। लेकिन जैसे ही ह्यूमन बीइंग का सेंस आता है, जब कभी भी इंसान की बात हो, उस केस में सिर्फ आखिरी वाले पे S या ES लगता है, पहले वाले पे नहीं लगता है। मैन हेटर इंसान से नफरत करने वाला, तो मैन हेटर्स इंसान से नफरत करने वाले। ये टर्म ऐसे का ऐसा रहेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के सेंस में ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये ऐसे का ऐसा रहता है। तो बस ध्यान रखना, जब मेल फीमेल की बात हो तो आपने इसको भी प्लूरल, इसको भी प्लूरल, इसको भी। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग की बात हो तो इसे कभी भी आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, हमेशा बाद वाले को बनाते हैं, जो कि कंपाउंड नाउन का नॉर्मल रूल होता है। जैसे बॉयफ्रेंड में बॉयफ्रेंड्स, है ना, गर्लफ्रेंड में गर्लफ्रेंड्स, आखिरी वाले को ही बना रहे हैं। अभी हमने किया था गर्ल स्टूडेंट्स, आखिरी वाले को बनाते हैं जब ह्यूमन बीइंग को। लेकिन मेल फीमेल हो तो ध्यान रखना दोनों का। अब आप मुझे बता दो, यहाँ पे वुमेन या अगर मैन लिखा होता, मेल फीमेल का सेंस दे रहा है, तो दोनों का बनेगा। ज़रा चेक करो, बोल रहा है मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स, मतलब टीचर्स जो महिला है, महिला की बात आ गई। देखो इसको तो प्लूरल बनाया है, तो बेटा इसको भी तो बनाएंगे, WOMEN भी तो करेंगे ना। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परस्यूडिंग, परस्यूड का मतलब कन्विंस करना है, प्रिंसिपल को अपनी डिमांड्स को लेके कन्विंस कर रही हैं। ठीक है सर, चलें, चलो जी अगला क्वेश्चन आपके सामने। रंग को लाल कर लेते हैं यार, थोड़ा चमक के आता है ना ये। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी। कप्स फुल नहीं होता, आपको पढ़ाया था। ये फुल वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो नाउन होते हैं, हैंडफुल है, स्पूनफुल है, इनमें आखिरी में लगता है कप फुल्स होता है, ना कि कप्स फुल होता है। कप फुल्स का मतलब कप भर के, है ना। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप फुल्स ऑफ टी 5 times a day। ठीक है। इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। पहली बात तो एक टर्म होता है, देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ELECTORATE, इलेक्टोरेट। ये एक कलेक्टिव नाउन होता है और इसका मतलब होता है हमारे देश के जितने भी वोटर्स हैं। जैसे मैंने कहा कि जो इलेक्टोरेट है ना वो बड़े इमोशनल है, तो इलेक्टोरेट का मतलब हमारे देश के वोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इमोशंस में बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, होता है ना अक्सर कि कुछ थोड़ी सी सेंटी सी बात कर दो, ऐसी बातों में आ जाते हैं, है ना। हम हिंदुस्तानी वैसे हैं ही इमोशनल, है ना, प्यार के भूखे हैं। ज़रा सा कोई प्यार दिखा दे, बिल्कुल दिल बिल्कुल ऐसे न्यौछावर कर देते हैं। तो बेसिकली इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, सारे देश के जितने भी वोटर्स हैं, कलेक्टिव नाउन है ये। तो इलेक्टोरेट्स जैसा कोई वर्ड नहीं है। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा कैटल, कैटल का मतलब होता है गाय भैंस वगैरह। इसमें कभी एस नहीं लगता, क्यों? क्योंकि अपने आप में ये प्लूरल रहता है, अपने आप में ये प्लूरल सेंस देता है। ऐसे ही अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके आता है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है बेसिकली। जैसे आपने एक वर्ड नोट किया होगा MEN, अब अपने आप में प्लूरल है, आप इसमें कभी एस थोड़ी लगा सकते हो, सारे आदमियों की बात हो रही है। तो ऐसे ही ये सारे देश के वोटर्स की बात कर रहा है, इसमें एस नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो अगर इसमें एस नहीं लगा सकते तो आपने एस कैसे लगा दिया? पहले तो एस यहाँ से हटाओ, पहला पॉइंट। तो दूसरा बोल रहा है कि लास्ट इलेक्शंस के अंदर जो इलेक्टोरेट का डिसइंटरेस्टेडनेस है, मतलब वोटर्स का जो डिसइंटरेस्टेडनेस है, कहने का मतलब आपको पोजीशन भी बताना है ना। जैसे मेरा बिहेवियर, तुम्हारा बिहेवियर, राम का बिहेवियर, राम की डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं है, किसका? वोटर्स का। तो पोजीशन भी बताना है। तो एक बात बताओ, मुझे बोलना आदमियों का अधिकार, तो मैं पोजीशन बताने के लिए ऐसे करता हूँ ना, मेंस राइट। अगर मुझे पूरा बोलना है आदमियों का अधिकार,
मेंस राइट। तो ऐसी पहली बात तो वोटर्स को क्या लिखा जाता है, इलेक्टोरेट। दूसरा, इलेक्टोरेट की डिसइंटरेस्टेडनेस बतानी है, वोटर्स की डिसइंटरेस्टेडनेस बतानी है, पोजेशन भी बताना है, तो ये लिख के अब अपोस्ट्रोफे एस लगाऊंगा ना। समझ में आया, मतलब ये करना पड़ेगा आपको, पहले तो इलेक्टोरेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद पोजेशन भी शो करना है। जैसे खाली पहले मैन लिखते हैं, प्लूरल नहीं बना सकते, ये नहीं हो सकता, इसलिए पहले मैंने यहाँ से एस हटाया। दूसरा, इसका हमें वो बताना था, पोजेशन बताना था, जैसे मैंने कहा मेंस राइट, तो ऐसे ही इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो करना क्या है हमको, यहाँ पे ये टर्म हटा के अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। क्लियर है, सॉर्टेड। द प्रेजेंट डेटाज, अरे डेटाज कुछ बच्चे डेटम करके पढ़ते हैं ना, ऐसा डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है। भाई पहली बात तो डाटा आटा नहीं होता, इसे डाटा बोलते हैं कुछ लोग, और बोल भी देते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, चल जाएगा, बोल चाल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन करेक्ट यूसेज पता होना चाहिए। डेटम सिंगुलर होता था, डेटा प्लूरल होता था पहले के टाइम पे, ऑब्सोलीट है ये आजकल। डेटम शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेसिकली। अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ, अगर आप मतलब अधिकतर जगहों पे आप देखेंगे तो आपको डेटा वर्ड ही दिखेगा, और यही सिंगुलर होता है, यही प्लूरल होता है। ठीक है, तो डाटाज जैसा या डेटाज जैसा कोई वर्ड नहीं है, डेटा ही चाहिए। और यहाँ पे सिंगुलर का काम कर रहा है, देखो सॉरी प्लूरल का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शो लिखा हुआ है। क्लियर है, यहाँ पे शो लिखा हुआ है तो ये प्लूरल का सेंस दे रहा है। द प्रेजेंट डेटा शो दैट इलिटरेसी रेट, इलिटरेसी मतलब असाक्षरता की बात हो रहा है कि कितने लोग अनपढ़ हैं, तो वो फॉलन डाउन हो चुका है, गिर चुका है हमारी एक्सपेक्टेशंस से। ठीक है, तो डेटा चाहिए खाली यहाँ पे। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 100 रुपीज़ नोट, ये 100 नोट हैं, सॉरी है ना, 100 नोट हैं। 100 रुपीज़ नोट, क्या एरर बनेगी इसके अंदर, आपको याद है ये नोट्स नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है 100। ये टर्म जब भी किसी के एडजेक्टिव की तरह काम करती है, इसमें कभी SEIS नहीं लगाते। 100 रुपी नोट्स होता है ना। अगर नोट्स ना लिखा होता तो फिर सही था 100 रुपीज़, तब तो आप ऐसे ही बोलते हो जैसे 10 रुपीज़ बोलते हैं पूरा, है ना। लेकिन 10 रुपये का नोट बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, अ 10 रुपी नोट बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ए आर्टिकल नोट के लिए, अब ये टर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, जब भी ये टर्म एडजेक्टिव का काम करती है इसमें एस नहीं लगता है। सॉर्टेड है, चलें, चलो आ जाओ अगला देखते हैं। रनिंग ऑफ, वही सेम चीज़ है, वैसे तो 5 के बाद स्टार्स प्लूरल ही आता है, लेकिन यहाँ पे ये टर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि आर्टिकल होटल के लिए आया हुआ है। कैसा होटल, 5 सितारे वाला होटल, है ना। 5 तारा ठेके उते बैग के तारे, यानी तेरा सारा गुस्सा, सुना होगा दिलजीत का गाना। चलो खैर, तो 5 स्टार होटल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बेटा 2 इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, एस नहीं आ सकता। प्लूरल बनाना है तो पीसेज ऑफ का यूज़ करते हैं। ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, या 2 पीसेज ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक ही बात है। इन्फॉर्मेशंस नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, और उससे पहले पीसेज ऑफ जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि 2 की बात हो रही है। एडवाइसेस कोई टर्म ही नहीं होता, एडवाइस सिंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, आपको याद हो तो सलाह के लिए, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और आगे फिर वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। योर एडवाइस इज द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब भेदभाव करना, बेसिकली सही और गलत का पता होना, है ना। और प्रेगमेटिक अप्रोच का मतलब, वैसे डिस्क्रिमिनेटिंग पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है, नेगेटिव में भी होता है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि क्या चीज़ है, और मतलब आप अंतर समझ पा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। और प्रेगमेटिक अप्रोच का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन, मेरे ख्याल से सही लिखा हुआ है, अ आर्टिकल है, नाउन इसके लिए आया हुआ है, नेचुरल एडजेक्टिव है, फिनोमिनन सिंगुलर होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है। आई गेस इट वुड बी नो एरर। यस, चलें आगे। चलो, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, क्या होता है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, अ आर्टिकल नहीं आएगा। समझ में आया। अगला बताओ, चलो क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बताओ। आई सो ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रोबर्स। पहली बात तो ध्यान समझना, जब कलेक्टिवली सारे पुलिस वालों की बात करते हैं तो पुलिस बोलते हैं, लेकिन जब गिनती करके बतानी है कि एक पुलिस वाला, तो ऐसे बोलते हैं 1 पुलिस मैन, MAN। और जैसे ही 2 बताने हैं तो 2, और पुलिस के आगे फिर MEN कर दो, 2 पुलिस मैन, 5 पुलिस मैन, यस और नो। तो 5 है ना, तो 5 पुलिस मैन ये बोलना है। ठीक है, शीफ्स ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। अब ये शीफ क्या होता है, शीफ बेसिकली बंडल होता है अनाज का,
इसको बोलते हैं, देख पा रहे हैं आप, ये अनाज का जो बंडल होता है इसे शीव कहते हैं। इसका प्लूरल कैसे बनता है? SHEAVES। बहुत सारे बंडल को हम लोग शीव्स कहते हैं। सर क्या इसके पीछे लॉजिक का ध्यान रखिएगा, जितने भी ये AF वाले जो वर्ड होते हैं ना, जो F वाले, FE वाले, है ना, बेसिकली इनका जो प्लूरल बनता है आप ध्यान से देखिए। नाइफ का नाइव्स, काफ का कार्व्स, सेल्फ सेल्स रिफ्लेक्सिव में पढ़ा होगा। लॉफ रोटी होता है, लॉफ लॉव्सेस, है ना। वाइफ वाइव्स, ऐसे शीफ शीव्स बनता है। तो ये टर्म ही गलत लिखा हुआ है, SHEAVES, है ना। वीट प्लांट्स के बंडल की बात हो रही है कि बहुत हैवी है मेरे लिए कैरी करना सर के ऊपर। चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं होता, वही कंपाउंड नाउन आ गया, बाद वाले में SEIS लगता है। चीफ मिनिस्टर्स, क्लियर। After he had delivered the speech, he said that he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses. Conspicuously का मतलब होता है clearly, तो यहाँ पे conspicuously understood का मतलब है clearly understood। तो जब उसने स्पीच को डिलीवर किया तो उसने कहा कि वो ये उम्मीद कर रहा है कि उसे बहुत क्लियरली समझा जाएगा और माफ़ कर दिया जाएगा किसी भी गलती के लिए। लैप्सेस मतलब गलती, कोई गुनाह, कोई फेलियर, कोई मिस्टेक। ये सुन लो, कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। मेरे को तो कुछ मिस्टेक दिखाई दे नहीं रही है, नो एरर बेटा इसके अंदर, क्योंकि आफ्टर के बाद आप लोगों को पता है पास्ट की बात होती है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, टेंस में हमने पढ़ा ही हुआ है। आगे फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, बाद वाले एक्शन के लिए। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। चेक कर लेते हैं, हाँ जी नो एरर है। आज ये और देखते हैं। ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। ये वही वाली बात आ गई ना, 2 के साथ वैसे प्लूरल ही आता है, लेकिन यहाँ पे ये टर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल वॉक के लिए आया हुआ है। वॉक यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है, आर्टिकल आया हुआ है ना, तो 2 mile वॉक होना चाहिए यार, ठीक है। 2 mile या 2 मील जो मर्जी कह लीजिए, मील हिंदी में कहते हैं किस। चलो आ जाओ। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली का मतलब होता है नीचे की दृष्टि से। पहली बात तो 2 टर्म समझेंगे, एक टर्म होता है द हैव्स और एक टर्म होता है द हैव नॉट्स। सर दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता दूं। द हैव्स का मतलब होता है सारे अमीर लोग, द रिच, और द हैव नोट्स, हैव्स नोट नहीं, हैव नोट्स, इसका मतलब होता है द पुअर, सारे गरीब लोग। तो कह रहा है कि जितने भी अमीर लोग हैं, हैव मतलब जिनके पास धन होता है, उन्हें नहीं देखना चाहिए कैसे, नीचे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। किन की तरफ? गरीब लोगों की तरफ। तो हैव नोट्स होना चाहिए, है ना, हैव नोट्स। बल्कि उनको क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो मेहनत करे और अपने जीवन का गुजारा करें, ठीक है। Language consists of several stratums, said a linguist in his lecture on language and linguistics. Linguistics भाषाओं का अध्ययन होता है और उसको पढ़ने वाले इंसान को linguist कहते हैं। तो 20वें में कह रहा है कि लैंग्वेज है उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेटम होते हैं। स्ट्रेटम एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है लेयर, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है स्ट्रेटा। ये मेरे ख्याल से लेटिन वर्ड है जो इंग्लिश भाषा में लिया गया है, ठीक है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा सुना होगा, एजेंडम, एजेंडा सुना होगा आपने। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल ऐसे बनता है, ठीक है। तो स्ट्रेटम मतलब लेयर, स्ट्रेटा मतलब बहुत सारी लेयर्स, परत, ठीक है। तो लैंग्वेज में बहुत सारी लेयर्स हैं, मतलब बहुत सारे एक तरीके से पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा है। सेवरल लिखा हुआ ना बेटा, सेवरल के लिए तो प्लूरल ही चाहिए होगा, तो स्ट्रेटा आएगा। स्ट्रेटम्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, स्ट्रेटम सिंगुलर होता है, स्ट्रेटा प्लूरल होता है। सिमिलरली बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल है। मेमोरेंडम सिंगुलर है, मेमोरेंडा प्लूरल है। ऑफ कोर्स एजेंडा तो हम कैसे भूल सकते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, याद आ रहा है आपको कुछ कहा था कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, तो इस केस में ये नाउन प्रेपोजिशन नाउन वाला केस है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल कैसे बनता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यस और नो। कमांडर इन चीफ का प्लूरल कैसे बनता है? कमांडर्स इन चीफ बनता है। तो ऑफ कोर्स सिस्टर इन लॉ का कैसे बनेगा? सिस्टर्स इन लॉ बनेगा ना, ऐसे यहां से हटा दीजिए। तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, जितनी भी सालियां हैं बड़ी माशाअल्लाह हैं। तो लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी पजलिंग, है ना। बड़ा दुविधा में हम पड़ गए हैं कि भैया किसको सिलेक्ट करें और किसको नहीं करें। क्या रिश्ता लेके आ रहे हैं क्या? खैर आ जाइए, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सॉल्व करिए इनको। द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन विदाउट एनी अपेरेंट रीजन। पहली बात तो आपने एक टर्म सुना होगा ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल बनाते हैं ब्रदर्स, है ना। एक टर्म होता है ब्रेदरन, ब्रेदरन का मतलब होता है एक समाज के सारे लोग, पीपल बिलोंगिंग टू एनी कंट्री, एनी कम्युनिटी, है ना, एनी ग्रुप। तो उसको हम बोलते हैं कि ये समाज के सब भाई हैं, भाई हैं, तो ब्रेदरन करके एक टर्म होता है। ब्रेदरेंस कोई टर्म नहीं होता है। जैसे पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, आप लोग देखते हैं,
ऐसी ब्रेदरन अपने आप में प्लूरल है, एस नहीं लगाते। तो ब्रेदरन ऑफ दिस लोकेलिटी, आर भी लिखा हुआ है आगे, वर्ब भी प्लूरल है। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कि एक दूसरे के खिलाफ नफरत होना, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव होना, मन में थोड़ा हॉस्टाइल वाला भाव होना, हॉस्टिलिटी वाला मतलब नफरत वाला, बेसिकली बिटर अंदर से फीलिंग होना। क्लियर? द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। 50 फुट क्या होता है? फुट सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल होता है। जैसे तुथ सिंगुलर होता है, तीथ प्लूरल होता है, ऐसे फुट नहीं आएगा, 50 लिखा है ना, तो ऐसे 50 फीट बोलेंगे। ठीक है? द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। हेडक्वार्टर कोई टर्म नहीं होता बेटा, हेडक्वार्टर्स ही होता है। आपको पता है कुछ वर्ड्स हमेशा प्लूरल रहते हैं। सराउंडिंग्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, क्रॉस रोड्स हो गया, ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाते हैं, इनका एस नहीं हटाया जाता। इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे, या तो एस यहाँ से हटेगा, है ना, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स, या फिर स्टूडेंट्स अगर लिखा रहेगा तो एस यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है इधर, क्योंकि आर्टिकल भी लिखा हुआ है ना, शायद टाइपिंग मिस्टेक इधर से है, कोई बात नहीं। इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स, तो स्टूडेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर वर्ब आई। नीड्स व्हाट? नीड एडवाइस, तो वर्ब के बाद व्हाट के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं। एडवाइस सीई वाला नाउन ही होता है। करियर्स आपको पता ही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, हम जो कोर्स करते हैं उनकी बात हो रही है ना। ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कंपाउंड नाउन को, यहाँ सोच सकते हैं सर करियर ऑफिसर्स होना चाहिए, लेकिन करियर्स ऑफिसर भी एक टर्म होती है, तो ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन के तौर पे करियर्स ऑफिसर भी एक टर्म होती है, इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस में नो एरर है। हाँ जी, नो एरर है। ठीक है, आ जाइए और देखते हैं। टू समन्स, समन्स मैंने आपको सिखाया हुआ है। समन्स एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कोर्ट की तरफ से जो बुलावा आता है, और ये वर्ड सिंगुलर है, एस लगा हुआ है इसके अंदर, SUMMONS, समन्स, और इसका जो प्लूरल बनता है SUMMONSES, समन्सेस, ये प्लूरल होता है। तो जब टू बोला हुआ है तो बच्चा एस देख के सोचता है ऑलरेडी प्लूरल है। नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, समन्सेस करेंगे। टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट। टर्न्ड अप का मतलब उपस्थित नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक है, येट लिखा हुआ था, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आया हुआ है। ही हैज़ बोट अ डजन ऑफ कॉपीज़। आपको पता है अगर न्यूमरल नाउन पता है हमें कितने, 1 2 3 4 5, तो उसके बाद ऑफ यूज़ नहीं करते। 100 ऑफ बुक्स नहीं होता, 100 बुक्स होता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? 200 ऑफ विलेजेस नहीं होता, 200 विलेजेस होता है। ऐसे अ डजन ऑफ कॉपीज़ नहीं होगा, अ डजन कॉपीज़ होता है। इसके बाद ऑफ का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर नहीं पता हो कितने, तो इसमें एस भी लगा सकते हैं, ऑफ भी लगा सकते हैं। जैसे डजन्स ऑफ कॉपीज़, पता नहीं है अब कितने, एस भी लगाया, ऑफ भी लगाया, तब सही होता है। सराउंडिंग्स मैंने कहा था टर्म होता है, सराउंडिंग कोई शब्द नहीं है। ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रोड। सीनरीज कोई टर्म नहीं है, सीनरी होता है अनकाउंटेबल नाउन है। पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, एडवाइस, अल्फाबेट, मनी, मिस्चीफ, रिसर्च, स्टेटस, वेकेशन, बहुत सारे वर्ड हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ पे दैट ऑफ का मतलब द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग ही है, दार्जिलिंग, है ना। फ्लो में मैंने डार्लिंग बोल दिया था क्या? कोई बात नहीं, एक बार चेक करके देख लेना, डार्लिंग बोल दिया था तो भूल चुक लेनी देनी, है ना। खैर, कुछ कुछ शब्द होते हैं हमारे मुंह पे चढ़े रहते हैं ना, नहीं मतलब मैं यूज़ नहीं करता हूँ ऑफ कोर्स, यू नो, है ना। चलो आ जाओ 30th को देखते हैं। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड। वैसे आजकल कौन यूज़ करता है डार्लिंग शब्द? ये तो बड़ा मतलब मुझे अनकॉमन सा, ऑब्सोलीट सा लग रहा है, ऑर्थोडॉक्स वर्ड लगता है ना। आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के वर्ड्स निकाल के आते हैं, काजू किशमिश, है ना, शोनू मोनू, और भी जो आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। डार्लिंग तो मैंने मूवीज़ में ही सुना है जनरली, है ना, या फिर इंसान थोड़ा ज़्यादा ही अलग ही रोमांस वाले मूड में है तो मेरे ख्याल से शायद यूज़ करते होंगे। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। ठीक है, खैर 30th क्वेश्चन कर लें आज, ये डाइग्रेस नहीं करते हैं। तो हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड येट ही डज नॉट कर्टेल हिज एक्सपेंडिचर एंड स्पेंड्स लेविशली। अच्छा, मीन्स का मतलब वैसे तो साधन होता है, लेकिन मीन्स का मतलब इनकम भी होता है। मैंने कहा हिज मीन्स आर हाई, हिज मीन्स आर लो, है ना। मीन्स मतलब यहाँ पे इनकम है, तो उसकी जो इनकम है बड़ी लिमिटेड है, और फिर भी वो येट ही डज नॉट कर्टेल, कर्टेल का मतलब कम करना। इसको कैसे याद किया था? कट टेल से याद किया था। कट टेल, टेल को काट दिया, कम कर दिया, तो वो फिर भी वो कम नहीं करता अपना एक्सपेंडिचर, खर्चे को कम नहीं करता है, और स्पेंड करता है लेविशली, और पैसा उड़ाता है बिल्कुल ऐसे नागिन डांस की तरह, बिल्कुल
मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं है इसके अंदर, नो एरर है। वेरी गुड, शाबाश, आ जाइए। क्योंकि आप देखें ना, मीन्स प्लूरल टर्म है, आगे प्लूरल वर्ब आई हुई है, ही सिंगुलर है तो डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई हुई है आपकी, है ना। और आगे देखो स्पेंड्स लिखा हुआ है, ये हिज में, ये ही स्पेंड्स लेविशली, ये मेन सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है ना। और वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, लेविशली एडवर्ब है, लेविशली का मतलब खुला पैसा उड़ाना बेसिकली। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स, ये हेयर्स क्या होता है भैया, हेयर होता है। कलेक्टिवली जब बालों की बात करते हैं तो हेयर बोलते हैं हम लोग, है ना। हेयर इज ब्लैक, हेयर इज ग्रे, वाइट हेयर नहीं होता, ग्रे हेयर होता है, बताया था मैंने। और आगे इज भी आएगा मेरे ख्याल से। कलेक्टिवली जब बालों की बात करते हैं हेयर होता है, अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर इज ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। लेकिन मैं बोलूँ कि 2 सफ़ेद बाल हैं, 2 ग्रे हेयर्स, 3, अगर मान लो आपके सर में सारे सफ़ेद बाल हैं, 2 काले बाल हैं, तो मैं बोलूँगा यू हैव 2 ब्लैक हेयर्स। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। सारे बाल सफ़ेद हैं, 2 काले बाल हैं। सारे बाल काले हैं, 2 सफ़ेद हैं, तो चलो अलग भी बात है ना। खैर, वर्ड्सवर्थ पोइट्रीज कोई टर्म ही नहीं है, पोइट्री होता है, पोइट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, है ना, मशीनरी, तो पोइट्री कर देंगे इसे। ये और उसका नाम है, पोइट का नाम है बेसिकली। आगे चलें। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि जो पेशेंट्स की इंटेस्टाइन है, पहली बात तो देखो मेरी बात समझना, जब भी आंतों की बात होती है तो हम वैसे यूज़ करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे यूज़ करते हैं इंटेस्टाइन, ठीक है। जब भी बड़ी आंत की बात करनी है तो लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अगर सिर्फ अपनी आंतों की बात करनी है मिला के, तो हमेशा इंटेस्टाइन्स जैसा वर्ड होता है। आप नॉर्मल इंटेस्टाइन यूज़ नहीं कर सकते। अगर बोलना छोटी आंत तो बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत तो लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अगर सिर्फ आंतों की बात करनी है ना, कि पेशेंट की जो आंतें, मतलब आंत ही बोलते हैं ना हिंदी में, कभी कुछ और बोलते हैं, मैं आंत आंत करे जा रहा हूँ, आई गेस यही बोलते हैं, मेक श्योर कर लेना, ठीक है भाई। चलो, भूल चूक लेनी देनी जानते हैं आप लोग, है ना। चलो, तो पेशेंट्स, अब यहाँ पे नाम नहीं लिया ना, छोटी या बड़ी, सिर्फ आंतों की बात की है तो इंटेस्टाइन्स करेंगे। पेशेंट्स इंटेस्टाइन्स, वॉज नॉट वर्किंग नहीं होगा यहाँ पे, वर नॉट वर्किंग भी करेंगे, यस और नो। डॉक्टर डिक्लेयर दैट द पेशेंट्स की इंटेस्टाइन्स जो है वर्क नहीं कर रही हैं प्रॉपरली, सो ही नीडेड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलें, यहाँ पे वर्क कर लेंगे, मेरे ख्याल से वर्क भी होना चाहिए, प्लूरल है ना। चलो, ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स, ये ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, सैंड हो गया, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं भैया, तो ब्रिक आना चाहिए। व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स, कोई वर्ड नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग होता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब आने वाली जो पीढ़ी होती है आपकी, आपके जो बच्चे पैदा होंगे, बेसिकली डिसेंडेंट्स कहते हैं उनको। तो जब आप अपने ऑफस्प्रिंग को देखते हैं, यू कैन नॉट बिलीव ही इज़ अबव 70, यू कैन नॉट बिलीव दैट ही इज़ अबव 70। तो जो भी है, लेकिन ऑफस्प्रिंग का मतलब समझ में आया आपको। ऑफस्प्रिंग होता है, स्प्रिंग्स नहीं होता है, आने वाली पीढ़ी को बोलते हैं। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेज़, विशेज़ बोला हुआ है, तो आपको 2 टर्म पढ़ाई थी। रिगार्ड का मतलब होता है आदर, इज्जत, सम्मान, और रिगार्ड का मतलब होता है शुभकामनाएं, वेल विशेज़। अब आप बताओ कि यहाँ पे आदर की बात हो रही है, विशेज़ की, बगल में ही देख लो ना, एंड के साथ विशेज़ लिखा हुआ है। ऑफकोर्स शुभकामनाएं वाला चाहिए तो रिगार्ड्स चाहिए, क्या चाहिए, रिगार्ड्स एंड विशेज़ होता है, ठीक है। द प्रेटी विमेन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। गलत हो गया। एक बात बताओ, गांव का एक मुखिया होता है या एक से ज़्यादा मुखिया होता है? गांव का एक ही सरपंच होता है ना। तो और वन ऑफ के बाद जब कभी भी प्लूरल नाउन आता है, जैसे वन ऑफ द बॉयज़, तो वन ऑफ द बॉयज़ का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लड़कों में से एक। वन ऑफ द गर्ल्स, बहुत सारी कन्याओं में से एक। लेकिन आप ध्यान से देखो, जो प्रति वुमेन है, जो सुंदर कन्या है, वो बैठी है कार के अंदर, वो बेटी है किसकी? गांव के बहुत सारे मुखियाओं में से एक की। कोई बात बनी क्या? कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वन ऑफ को देख के प्लूरल बना देते हैं, हेडमैन कर देते हैं, HEADMEN। कुछ बच्चे ये कर देते हैं, जैसा कि आज हमने देखा भी कि वन ऑफ के बाद प्लूरल ही आता है, MAN को MEN कर देते हैं। लेकिन आप मिस्टेक कुछ हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो कि उसने कहा गांव, अगर आप इसको M ऐसे कर देते हो, HEADMEN, तो मीनिंग पता क्या बन जाएगा? गांव के बहुत सारे मुखियाओं में से एक की बेटी। अरे गांव का तो एक ही मुखिया होता है, बताओ फिर क्या करेंगे इसे? तो ध्यान समझना, यहाँ पे द वन ऑफ को हटा दो, सिंपल सी बात है, क्योंकि वन ऑफ का मतलब इतने में से एक हो गया। लेकिन इतने में से एक कैसे हो सकता है? गांव का तो एक ही मुखिया है, बताओ ना मुझे। और एक में से एक भी नहीं बोल सकते आप, सिर्फ एक ही बोलना पड़ेगा, इसलिए वन ऑफ को हटा दो, स्ट्रक्चर ही गलत है। जो सुंदर लड़की है वो बैठी है कार के अंदर, वो बेटी है किसकी? डॉटर ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज, गाँव के सरपंच की।
क्योंकि अगर आप वन ऑफ लिखोगे तो सेंस आएगा गांव के बहुत सारे सरपंचों में से किसी एक सरपंच की बेटी है, और ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। समझदार आप है ही, समझ पा रहे होंगे। इंटेलिजेंट तो देखो आप लोग हैं, है ना। When he returned from America, he informed me that he had come here to do an urgent work. वर्क अनकाउंटेबल है यार, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क बोलो या अर्जेंट वर्क बोलो, एन हटाओ या तो फिर, अदरवाइज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द एमपीज, एमपी का प्लूरल एमपीज बना सकते हैं। एबसेंट किया देमसेल्व्स को, एबसेंट के बाद देमसेल्व्स भी आता है। फ्रॉम पार्लियामेंट, ठीक है, जब कुछ इश्यूज थे हाईएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के, वर टू बी डिस्कस्ड, इश्यूज प्लूरल आगे वर आया हुआ है और खुद डिस्कस हो नहीं सकते, किया जाएगा। पैसिव में भी लिखा हुआ है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो एरर है इसके अंदर 39th में, हाँ जी सर नो एरर है। द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाय दीज हिपोक्रेटिकल पॉलिटिशियंस। जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, बड़े पेचीदा हैं। जो प्रॉब्लम है क्या है कि दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड, बाउंड टू बी का मतलब है कि मजबूर हैं, फोर्स्ड हैं, है ना। और ये मुद्दे बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड मतलब कि ये ना चाहते हुए भी ये मुद्दे धुंधले रहेंगे। ऑब्सक्योर्ड मतलब किसी चीज़ को धुंधला कर देना, क्लियर ना रखना किसी चीज़ को। और किसके द्वारा धुंधले कर दिए जाएंगे? ये हिपोक्रेटिकल पॉलिटिशियंस के द्वारा। ये हिपोक्रेटिकल क्या होता है? हिपोक्रेटिकल बना हिपोक्रेट से, हिपोक्रेट बना हिपोक्रेसी से। हिपोक्रेसी का मतलब कि कोई कहता कुछ है करता कुछ है। आपने सुना होगा, मोदी जी भी यूज़ करते हैं, हिपोक्रेसी की सीमा होती है भाइयों बहनों, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी मतलब कोई कहता कुछ है और करता कुछ है। वन सेज समथिंग एंड डज समथिंग एल्स, यस और नो। तो क्या बोल रहा है, ये जो इश्यूज़ हैं बड़े पेचीदा हैं, और जो प्रॉब्लम ये है कि ये इश्यूज़ हमेशा धुंधले कर दिए जाते हैं ये हिपोक्रेटिकल पॉलिटिशियंस के द्वारा, है ना। दीज टाइप्स होना चाहिए, प्लूरल टर्म है तो आगे प्लूरल आना चाहिए। दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशन। चलें जी, उड़ाइए फटाफट से इनको, करो भाई, सॉल्व करो। देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर। दैट आर लिखा हुआ है ना, वर्ब लिखी हुई है तो उसका सब्जेक्ट यही होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए यहाँ पे। देखो आपने एक टर्म सीखा होगा, अगर असर्टेन लिखते हैं तो उसके बाद सिंगुलर यूज़ करते हैं, और अगर सर्टेन यूज़ करते हैं तो उसके बाद प्लूरल यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा ये, जैसे असर्टेन बॉय और सर्टेन बॉयज़। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे अ लगा दें तो, क्योंकि आपने कहा असर्टेन के बाद सिंगुलर आता है, बॉय लिखा तो हुआ है, लेकिन बेटा आगे भी तो देखो ना, आर लिखा हुआ है, आर सिंसियर है, तो मतलब वर्ब इसके लिए तो होगी ना, बॉयज़ के लिए, वही तो सिंसियर है। प्लूरल बनाना पड़ेगा, अ वाला स्ट्रक्चर नहीं ले सकते, बॉयज़ करना पड़ेगा। देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज़ दैट आर सिंसियर एंड डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब मेहनती, स्पेलिंग गलत है क्या? डिलीजेंट होता है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। एंड दैट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशन। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे सर आप भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो क्या? अरे मैं क्या भाई, बड़े बड़े टीचर्स कर देते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग टीचर बन गए, हम खलीफा बन गए, हमें सब आता है। ये लैंग्वेज है, ये बहुत बड़ा समुंदर है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम भी कभी कभी गलत कर देते हैं, तो कुछ ऐसा आप लोगों ने दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ को। कुछ बच्चे सोचते हैं सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ इंग्लिश में, कभी कभी ना चाह के भी गलतियाँ हो जाती हैं। लाजमी है, वो चीज़ हो जाती है, कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है। और लैंग्वेज में आपने कभी देखा किसी के 100 मार्क्स आते हुए? स्कूल में देखा था, बोर्ड के पेपर में वो 500 में से 499 नंबर आते थे, वो एक नंबर कटता था, भाषा का कटता था, इंग्लिश का या हिंदी का। फुल मार्क्स नहीं आते। लिटरेचर, लैंग्वेज, ये साहित्य, इसमें फुल मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है। पता नहीं लोग कैसे दे देते हैं। आने वालों के आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आ भी जाते हैं। लेकिन मन में ये चीज़ रखें कि भाई कहीं से कुछ भी हो सकता है। अब 1,71,000 लैंग्वेज में रजिस्टर्ड वर्ड है। अब आप कहीं से कोई भी वोकैबुलरी उठा के मेरे सामने रख दोगे और मुझे नहीं पता होगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं सकता। ये चीज़ें हमारी वो डिफाइन नहीं करती कि अच्छा टीचर है, बुरा टीचर है, या अच्छा स्टूडेंट है तो बुरा स्टूडेंट है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपसे किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आई लेट से, तो आप बुरे स्टूडेंट थोड़ी हो गए। मैटर ये चीज़ें नहीं करती हैं। इक्का दुक्का 5-10% जो होता है ना, ये हमेशा एक गैप रहता है। 90% तक अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये चीज़ मैटर करती है। बात समझ में आ रही है? बाकी एसएससी एग्जामिनेशन में चीज़ें जनरली आसान रहती है, जो हमने आसपास देखी होती है, हमारी नज़रों से निकली होती है। बैंक एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बहुत मुश्किल, हरक्यूलिन टास्क, मतलब मेहनत लगती है यार बैंक एग्जामिनेशन में, लिटरली लगती है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आ जाओ। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ। मतलब इतनी भी नहीं कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया निकाल चुकी है एग्जामिनेशन बैंक वाला से। बस ये है कि एसएससी में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होते हैं, क्योंकि रैंक चाहिए होती है, बैंक में रैंक नहीं होती है। एसएससी में इसलिए मार्क्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, और इसलिए क्वेश्चन भी ईजी आते हैं रिलेटिवली। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स। देखो स्पेक्टिकल होता है दृश्य,
और स्पेक्टिकल्स होता है चश्मे, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ दृश्य की बात हो रही है या चश्मों की बात हो रही है? आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल इन माई लाइफ, तो एक बोला हुआ है और कैसे हो सकता है। और पासर बाई का मतलब पास से गुजरने वाला, तो पास से गुजरने वाले मतलब दृश्य की बात हो रही होगी ना, कुछ ऐसा दृश्य मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, तो स्पेक्टिकल होना चाहिए। यस और नो? हाँ कि ना? स्पेक्टिकल्स तो चश्मे होते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे स्पेक्टिकल्स होना चाहिए था, चश्मे होना चाहिए था, तो गलत है, क्योंकि चश्मों के पहले ए नहीं आता, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स होता है। बात समझ में आएगी? पहली बात तो चश्मा वाली की बात ही नहीं हो रही है, दृश्य की बात हो रही है, तो स्पेक्टिकल करेंगे उसे। I do my best but I do not understand why I do not get expected marks in the examination. मैं अपना बेस्ट करता हूँ लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि why I do not get expected marks। ठीक है, मार्क्स उसके लिए यूज़ होता है, स्कोर के लिए। नो एरर है, चेक करते हैं एक बार। 44 नो एरर भाई। यू आर वन ऑफ दोज, वन ऑफ के बाद भैया नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है। और आगे देख लो, आगे तो क्या वर्ब पास्ट में है, तो क्या ही चेक करें। यू आर वन ऑफ दोज लकीस्ट मैन, बहुत सारे लकीस्ट मैन में से आप एक हैं जिन लकीस्ट मैन ने अटेन किया है नेम और फेम, ना कि सिर्फ अपनी मेहनत से बल्कि लक से भी, चांस से भी। देखें, और आज ही अगला, नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन अ ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स। कि फेलियर की बात तो तुम छोड़ ही दो रमेश बाबू, कोई एक सिंगल सी ट्रेजेडी भी है ना, उसकी हाई स्पिरिट्स को प्रभाव नहीं डाल सकती है, अफेक्ट नहीं कर सकती है। हाई स्पिरिट्स का मतलब कॉन्फिडेंस, अफेक्ट का मतलब जानते हैं प्रभावित होना या प्रभाव डालना। तो कहता है फेलियर तो छोड़ो, कोई सिंगल सी ट्रेजेडी, कोई छोटा सा संकट भी उसके कॉन्फिडेंस को तिलमिला नहीं सकती है। नो एरर है इसके अंदर, नो एरर है। ट्रेजेडी सिंगुलर है, डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफेक्ट है, इफेक्ट नाउन होता है, हाई स्पिरिट्स का मतलब कॉन्फिडेंस होता है। ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट, ओइंग टू का मतलब बिकॉज ऑफ होता है, तो उसके हैवी एंगेजमेंट के कारण वो नहीं लिख पाया इवन 2/3 नहीं 2/3 होता है, बुक का 2/3 भाग भी नहीं लिख पाया। यस और नो? 1/3 होता है तो 2/3 होता है, 3/4 होता है, 3/4 होता है ना। आई नो नथिंग अबाउट इट, वेयर अबाउट कोई टर्म नहीं है, वेयर अबाउट्स होता है। वेयर अबाउट्स का मतलब पता कि कहाँ है वो, ठीक है। आई नो हिज वेयर अबाउट्स का मतलब कि मैं जानता हूँ कि वो किस जगह पे, उसका ठिकाना कहाँ है। नाउ आई हैव कम टू नो वाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड। कोई नहीं होता भैया, लॉगर हेड्स होता है, ये ईडियम से। लॉगर हेड्स का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति नफरत होना। तो नाउ आई कम टू नो, मुझे पता लग गया है कि ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर हेड्स विद हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ, कि क्यों रहता है अपनी सास और अपनी वाइफ के प्रति ऐसे नफरत वाली भावना क्यों रखता है। तो लॉगर हेड्स टर्म होता है ईडियम में, ध्यान रखना। यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले आउटडोर गेम्स। यू विल नॉट बी अलाउड, तुम अलाउ नहीं होगे। टू गो, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, एनीवेयर एल्स, ठीक है, टू के साथ फिर से फर्स्ट फॉर्म है, आउटडोर गेम्स भी सही है। नो एरर इसके अंदर, चेक करेंगे फटाफट से। चलिए जी, ख़त्म कर लिए जी। एक और सीढ़ी हम आगे, देखो आप लेवल के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंस देती हैं आपको चीज़ें कि आप कंप्लीट कर रहे हैं। देखो अभी जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ी जर्नी है, मानते हैं इस चीज़ को। टाइम लगता है, ये नहीं कि 1 महीना मेहनत करिए आपको रिजल्ट मिल गया, 2 महीना मेहनत करिए आपको रिजल्ट मिल गया। लॉन्ग प्रोसेस है। इस लॉन्ग प्रोसेस में, इस लॉन्ग मैराथन में अपने आप को मोटिवेट करके रखना, ये बहुत क्रूशियल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे कर नहीं पाते, जिसकी वजह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाते हैं, और उनका जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो गिर जाता है। तो सर इसे कैसे बढ़ाएं? बच्चे जनरली बोलते हैं सर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें अचीव करते हैं, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें, जो उपलब्धियां इकट्ठी करते हैं। अब सर कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी उपलब्धि जिंदगी में आप लेके आओगे तभी आप कामयाब कहलाओगे, नहीं, छोटी छोटी उपलब्धियों से भी आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो कि इस हफ्ते मेरे ये टारगेट्स हैं, ये मैं पूरे करूंगा। अपने हिसाब से कम टारगेट रखें और उनको कंप्लीट कर दें, एक आप देखो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। आपने कभी नोट किया, जिस दिन आप टाइम टेबल बनाते हैं और अगर वो टाइम टेबल पूरा हो जाए तो रात को सोने में बढ़िया मस्त नींद आती है, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ आप जाते हैं कि हाँ यार आज तो कोटा पूरा कर दिया, टास्क पूरे कर दिए। तो कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा टास्क बना लेते हैं, कुछ बच्चे कम टास्क बनाते हैं। तो मैं कहूँगा कि लिमिट में, मॉडरेट लेवल के टास्क बनाएं, है ना, और उनको अचीव कर लें तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो लंबी रेस आपको बहुत आसान लगेगी, बीच बीच में छोटी छोटी सक्सेस भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, टेंस कर लिया, प्रोनाउंस कर लिया, नाउंस आज कर लिया, तो आपने एक सीढ़ी चढ़ ली है।
आपको अचीवमेंट मिल चुकी है, ये भी एक उपलब्धि है, इससे भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसे ही सारे चैप्टर्स देखें, अगर आगे आएँ, रेगुलरली देखें, कंसिस्टेंसी बनाएं, और मंजिल दूर नहीं है, मंजिल बहुत पास है अगर आपने ठान ली है वहाँ तक जाने की। तो जो भी नए बच्चे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, यहाँ तक रुके हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना। अच्छी लग रही हैं क्लासेस आपको लग रहा है कि कंटेंट अप टू दी पार है, मतलब लेवल के अकॉर्डिंग आपके है, आपको बेनिफिशियल लग रहा है कंटेंट, तो डेफिनेटली लाइक करें, है ना। दूसरों के साथ शेयर भी करें। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल तरुण ग्रोवर इंग्लिश, PDF आपको मिल जाएगी। ये सेशन की डेट्स हैं, बीच में और भी मैं बढ़िया बढ़िया सेशंस लाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, टेक केयर। जिन बच्चों को नहीं पता है कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज, उन सब का आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि मेरे जितने भी कंसेप्चुअल और जितने भी प्रैक्टिस कोर्स, जितने भी कॉन्सेप्चुअल, जितने भी प्रैक्टिस कोर्सेज हैं, उनका लाइव सेशंस देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं जो मैंने पढ़ा दी हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं पढ़ाऊँगा उनको लाइव भी देख सकते हैं, आने वालों को जो भी चल रहे हैं, जिसमें आप IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स मेंस के सारे कोर्सेज, IBPS PO के प्रीलिम्स मेंस के, SBI क्लर्क के, SBI PO के, RRB PO क्लर्क मेंस के, डिस्क्रिप्टिव लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेवल अप कोर्सेज ऑफ कोर्स, जिसमें लेवल के हिसाब से हमने तैयारी करवाई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने से आपको सारे कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा, जो मैंने पढ़ा दिए हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ा रहा हूँ और जो पढ़ाऊंगा वो लाइव आप देख सकते हैं। जो मैंने पढ़ा दी है उनकी रिकॉर्डिंग्स ऑफ कोर्स अवेलेबल हैं। तो अगर, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी प्लस पे सिर्फ इंग्लिश नहीं है, बाकी सारे टीचर्स भी हैं। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब सिर्फ इंग्लिश का एक्सेस नहीं है, कोई इंग्लिश का पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, सारे टीचर्स का एक्सेस आपको मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस। क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, एक सब्जेक्ट के 10-10 टीचर हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपको जो पढ़ने का मन करता है आप पढ़िए, बिल्कुल बेझिझक होके, है ना। तो अगर सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी प्लस का कुछ ये डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है इस वीक का, 24 सितंबर तक का ये ऑफर है। इसमें आपको जो भी फीस है उसके ऊपर 15% आपको ऑफ मिल रहा है। आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर लीजिएगा, T555। क्या रेफरल कोड है? T555। आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ ठीक है सर, इसके ऊपर भी 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। आप लोग एनरोल करना चाहें, वहाँ पढ़ना चाहें तो मुझसे पढ़ सकते हैं। कंप्लीट बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ड्यूरेशन रहता है अनअकैडमी प्लस का 1 महीने का भी है, 3 का, 6 का, 1 साल का, 2 साल का। तो जितना ज़्यादा आप ऊपर चलते जाएंगे उतना सस्ता पड़ता जाएगा। वैसे 1 साल का बेस्ट रहता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। तो 6500 का है वो आपको 4973 का 1 साल का। कहाँ हम ऑफलाइन में इतनी ज़्यादा फीसेस दिया करते थे, 18-18 हज़ार रुपये फीस दिया करते थे, वहाँ 4973 में लगभग 5,000 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी तरीके की, आप फ्री क्लासेस देख के कंटेंट को कुछ सीखना चाहते हैं तो वहाँ से देखिए, वो भी ज़बरदस्त क्लासेस हैं। आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए, स्ट्रक्चर्ड में क्लासेस चाहिए और डिस्क्रिप्टिव की भी क्लासेस चाहिए, तो वहाँ से भी आप अनअकैडमी प्लस पे भी आ सकते हैं। सब्सक्राइब कैसे करना है? तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन कर लेना है इसके अंदर। उसके बाद बैंक एग्जामिनेशन गोल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं अनअकैडमी प्लस पर बैंक एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूँ, SSC के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, ना ही दूसरे किसी के लिए। यूट्यूब पर मैं सारे एग्जामिनेशन को कवर करके चलता हूँ, लेकिन वहाँ पर ओनली बैंक एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने का। तो मैंने कहा जैसे 12 महीने का या 24 महीने का, अगर आप कॉलेज में तो 24 महीने वाला भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी फीस आपको दिखाई दे रही है उस पर 15% आपको ऑफ मिल जाएगा, बशर्ते ये कि आप रेफरल कोड अप्लाई करें। ये T555 रेफरल कोड है, और हो सकता है कि वहाँ पे और भी कोई ऑफर चल रहा हो, उसमें भी और भी 10% आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाए। तो आप जब ओपन करेंगे तो आपको अपने आप ही वहाँ दिख जाएगा कि कौन सा अभी ऑफर चल रहा है, किसको आप अवेल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको जब आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे, T555। आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, CET का भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें बैंक, SSC, रेलवे सारे एग्जामिनेशन को कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बैंक एग्जामिनेशन में ही मिलूंगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रेफरल कोड बता दिया और प्राइसेस का मैंने ऑफर बता दिया, 24 सितंबर तक चल रहा है। इसके बाद भी आते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चल रहा है T555। तो ये तो होगी अनअकैडमी प्लस की क्लासेस की बात, जो इंटरेस्टेड है सिर्फ उनके लिए। और जो नहीं इंटरेस्टेड भाई, जो फ्री पढ़ना चाहते हैं, जिनको बस फ्री कंटेंट अवेल करना है, तो फ्री में भी कोई दिक्कत नहीं है, भरा पड़ा है कंटेंट, कंज्यूम करो। इसे भी आ रहा है क्लासेस, मैंने बता दी। 27 सितंबर से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं 2 बजे, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। मिलते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, टेक केयर।